Hello, my future doctors. This side of BioValley ma'am Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel MentoryX. तो बच्चों आज की क्लास में हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के सारे नीट पीवाईक्यूज को कवर अप करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कल की क्लास में इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी कवर अप की थी, तो आप इस चैप्टर को वन शॉट एनसीईआरटी दोनों से कवर अप करके फिर इस पीवाईक्यू सेशन को अटेम्प्ट करना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा इन्हांस हो। बाकी जो भी आपके मार्क्स आए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, ताकि आपको भी थोड़ा मोटिवेशन फील हो और मुझे भी प्राउड फील हो अपने बच्चों पर। तो चलो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन एक मैचिंग है ईसीजी से रिलेटेड। कल मैंने आपको बताया था ना, ईसीजी के डिफरेंट जो वेव्स हैं वो अपनी कार्डियक साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताते हैं, तो उसी से रिलेटेड मैचिंग है। देखो, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल कौन बताता है? तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एंड ऑफ सिस्टोल कौन बताता है? एंड ऑफ टी वेव। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम बताता है पी वेव, और रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स बताता है टी वेव। यानी कि ए का 3, बी का 1, उसके बाद सी का 4 एंड डी का 2। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इट इज अ मैचिंग, और WBC के ऑर्डर के बेसिस पे मैंने आपको बताया था, आपको सिंपली याद रखना है NLMEB, NLMEB। और देखो यहाँ पे NLME, ये 4 ऑर्डर ही दियो, यानी कि आप इनमें से अगर आपको परसेंटेज याद नहीं है बाय द वे तो आप लिख सकते हो। सबसे ज्यादा N, उसके बाद L, M, E। तो क्या हो जाएगा इसका? ये मोनोसाइट्स का, ये न्यूट्रोफिल्स का, ये एंड लिम्फोसाइट्स का ये। यानी कि ए का 2 दो ऑप्शंस, बी का 3 2 ऑप्शंस, सी का 4 एंड डी का 1। यानी कि अगेन योर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट थोड़ा सा चेंज है। वहां पे था ना एंड ऑफ सिस्टोल, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बट अगेन ईसीजी है। तो ईसीजी की 4 स्टेजेस आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, कौन सी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है। तो बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल कौन बताता है? मैंने आपको बोला था कि सिस्टोल अगर कभी दे दिया जाए तो आपको वेंट्रिकल्स के लिए करना है। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, आपने कल की क्लास में पढ़ा था कि क्यू वेव के बाद स्टार्ट हो जाता है, बट स्टिल अगर आपको डाउट है तो एक बार उसको पॉज कर लेते हैं, बाकियों को देखते हैं। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, पी वेव। उसके बाद रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एंड बिगनिंग ऑफ सिस्टोल इज द क्यू वेव। तो आपको देख के एकदम ऐसे सरप्राइज नहीं होना कि ये कहां से आ गया, बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन गिवन इन योर एनसीईआरटी। दैट्स व्हाई मैंने आपको एनसीईआरटी अच्छे से डिटेल में कवर अप कराई है। तो क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब मैचिंग से हटकर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको करेक्ट के बारे में बताना है। बेसोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स, नहीं, यहाँ पे गलत क्या है? यहाँ पे बेसोफिल्स गलत है, इसके बदले आना चाहिए था न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपारिन, सही बात है। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज में यूज होता है, हाँ, क्योंकि हिस्टामिन is involved in inflammation. Basophils have kidney-shaped nucleus, and basophils are agranulocytes. Agranulocytes? No. क्यों? क्योंकि ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं बैन, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। अब ऑर्डर किसी दो का दिया गया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सी एंड ई तो गलत है, ई वाले गलत हो जाएंगे, ए वाला गलत है, तो हमारे पास एक ही बचा, बी और सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ यूनिक वास्कुलर कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। कल मैंने बताया था इस कनेक्शन के 3 नाम्स हैं, पोर्टल सिस्टम, वीनस कनेक्शन, वास्कुलर कनेक्शन। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच वाला पूछा है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था कि आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इंटेस्टाइन, एंड योर सेकेंड प्रायोरिटी मस्ट बी योर स्टमक। तो इसके और लिवर के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम,
और कौन सी वेसल इसको रेगुलेट करती है? हेपेटिक पोर्टल वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड है, दो स्टेटमेंट से ध्यान से पढ़ना और फिर बताना क्या सही है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कोएगुलम इज फॉर्म्ड बाय द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड एज थ्रोम्बिन्स। नो, थ्रोम्बिन से नहीं बल्कि वो बनते हैं फिब्रिन्स से, है ना, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, सही बात है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है। द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, कौन कराती है फिर? साइनो एट्रियल नोड, यानी कि ऐसे नोड कराती है। ट्राइकस्पिड एसिड, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स open due to pressure exerted by simultaneous contraction of the atria, no, ऐसा नहीं है। आप ज्वाइंट डायस्टोल में भी देखोगे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि ज्वाइंट डायस्टोल में भी वो ओपन रहती है, ज्वाइंट डायस्टोल में थोड़ी ना कोई कंट्रैक्शन उनको लग रहा है, तो यानी कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट, ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल और इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेस क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग वर्ड गलत है, हमारी स्टेटमेंट थर्ड बिल्कुल सही है। जिन बच्चों को इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, कल के एनसीईआरटी वाले पैराग्राफ को पढ़ो, कार्डियक साइकिल में पूरी एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइन है। ज्वाइंट डायस्टोल में एट्रियम में ब्लड आता है और एट्रियम से ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which enzyme is responsible for conversion of inactive fibrinogen to fibrins? fibrinogen से fibrin के conversion में कौन सी एंजाइम काम आती है? It is your thrombin। तो मैम थ्रोम्बोकाइनेस किसके काम आती है? थ्रोम्बोकाइनेस हेल्प्स इन कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन के कन्वर्शन में काम आती है। एपिनेफ्रिन आपका मेडुलरी हार्मोन है और रेनिन आपकी एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन विद एबी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, एबी वालों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, क्यों? एब्सेंस, एब्सेंस वाले वर्ड हटा दो क्योंकि इनमें एब्सेंस एंटीजेंस का नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे लेकिन एंटीबॉडीज का लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस सारी लाइन कट जाएंगी। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज ए एंड बी या एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, ए बी ब्लड ग्रुप वालों पे ए और बी दोनों एंटीजेंस होते हैं बट इनके पास एंटीबॉडी नहीं होती। यही फायदा है कि आप इनको किसी की भी बॉडी से इनको ब्लड दे दिया जा सकता है क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी नहीं है जो रिएक्ट करे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? सो QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स योर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और QRS कॉम्प्लेक्स के पास पास या दूर दूर होने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि इंसान की हार्ट बीट तेज चल रही है या फिर स्लो। अगर तेज चल रही है तो हम बोलते हैं ट्रैकिकार्डिया, अगर स्लो चल रही है तो उसे हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। अगला सवाल मैचिंग है, ध्यान से करना। इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स इनमें से कौन सा सेल कराता है? तो इट इज योर लिम्फोसाइट्स, ठीक है। फैगोसाइटोसिस, दो ही सेल्स थे, हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स, तो फैगोसाइट्स कौन से है? न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट, रिलीज हिस्टामीन एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स एंड रिलीज, सॉरी हिस्टामाइन नहीं है वो हिस्टामिनेज है, एंड रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामाइन। ओहो मैम हम तो फंस गए। हम क्यों फंस गए? क्योंकि हिस्टामिनेज के बारे में तो हमने सुना नहीं है, हिस्टामाइन हमने पढ़ा है, वो बेसोफिल हो रहा है, लेकिन हमें कंफ्यूजन है। तो एक बार इसको मैचिंग से करके देखते हैं। सी का 2 डी का 1, सी का 2, सी का 2 डी का 1। अब देखो तुम्हें मैं ट्रिक बता रही हूँ कि तुम अगर फंस जाओ तो कैसे उसको सही कर सकते हो। तो सी का 2 डी का 1 हमारे पास आ गया। अब यहाँ से पता चल गया ए का 3, यानी कि इओसिनोफिल रिलीज करेंगे ये एंजाइम और बेसोफिल रिलीज करेगा हिस्टामाइन। यही तो कंफ्यूजन था ना कि हिस्टामाइन बेसोफिल ही करेगा या फिर हिस्टामिनेज कर देगा। तो हिस्टामाइन जो एनसीईआरटी बोलती है वही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट? कौन है इसमें से जो डिक्रीज करेगा कार्डियक आउटपुट को? लो भाई, स्टार्टिंग में नाम गिवन है,
पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, न्यूमोटैक्सिक, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स या फिर सिंपैथेटिक। तो पहली बात तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज फॉर डीप इनहेलेशन, मतलब ये ब्रीदिंग वाले चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स। ये आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को, आपके अपने हार्ट से निकलने वाले कार्डिक आउटपुट को, हार्ट बीट को, सबको कम कर देता है। Which of the following conditions causes erythroblastosis fetalis? Erythroblastosis fetalis is a case of mismatching of RH factors, जहां पर आपकी मदर क्या होती है? RH नेगेटिव और फादर हो जाते हैं RH पॉजिटिव। ठीक है, सो मदर इज RH नेगेटिव, फीटस इज RH पॉजिटिव, बोथ मदर फीटस। अच्छा, मदर और फीटस का रिलेशन है, तो फीटस RH पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा? जब डिलीवरी के टाइम पे फीटस का ब्लड मदर का ब्लड कांटेक्ट में आएगा, तो फीटस के ब्लड के जो RH एंटीजेंस हैं वो मदर की बॉडी देख लेगी और बनाना शुरू कर देगी RH एंटीबॉडीज, जिस वजह से अगली प्रेगनेंसीज में वो एंटीबॉडी बच्चे तक पहुंच जाके उसकी आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन कर सकती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ कार्डिक, आपको हार्ट रेट निकालना है, हार्ट रेट निकालना है। कार्डिक आउटपुट कितना दिया हुआ है? 5 लीटर। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, and at the end of end ventricular systole, end ventricular systole, and systolic volume दिया हुआ है 50 ml। देखो ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, वेंट्रिकल्स रिलैक्स थे, उस टाइम पे इसके अंदर जो ब्लड हुआ वेंट्रिकल्स के अंदर, फिर वेंट्रिकल्स ने जब सिस्टोल किया तो सिस्टोल करने से कुछ ब्लड तो बाहर निकल जाएगा, फिर लेकिन वेंट्रिकल में जो ब्लड बचा, तो कितना था कितना बचा, इसको माइनस करके तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आएगा ना। तो ईडीवी में से आप ईएसवी माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ से आपको पता चला ईडीवी माइनस ESV is going to give you your stroke volume। तो EDV कितना है? 100, स्ट्रोक वॉल्यूम सॉरी ESV कितना है? 50, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कितना आ जाएगा? 50 ml पर बीट। ठीक है, कार्डिक आउटपुट दिया हुआ है 5 लीटर। हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो हार्ट रेट कितना आ जाएगा? कार्डिक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट 5000, स्ट्रोक वॉल्यूम 50, 100 बीट्स, हार्ट बीट निकाले ना, 100 बीट्स पर मिनट। तो ट्रैकीकार्डिया है, ब्रेडीकार्डिया है? इट इज योर टैकीकार्डिया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3, 100 बीट्स पर मिनट। समझ में आया? कुछ भी मुश्किल वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो फॉर द थर्ड टाइम दिस क्वेश्चन इज रिपीटिंग सीरियसली, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। अटेम्प्ट करो। पी वेव, depolarization of atria, QRS complex, depolarization of ventricles, T wave, repolarization of ventricles, and reduction in the size of T waves बताएगा coronary ischemia, coronary attack। तो क्या जा रहा है? A का 4, B का 1, C का 2, and D का 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग है, कहां पे कौन सी वॉल्व लोकेटेड है, सिंपली ये पूछा है। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है हमारी बाइकस्पिड वॉल्व, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होती है सेमिलुनर वॉल्व्स, और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। यानी कि ए का 3, बी का 1 एंड सी का 2। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैचिंग है। 3 प्रोटीन इंपॉर्टेंट जो 6 to 8% बनाते हैं हमारे प्लाज्मा का, उनका फंक्शन पूछा गया है। तो ऑस्मोटिक बैलेंस कौन बनाता है? एल्ब्यूमिन। ब्लड क्लॉटिंग कौन कराता है? फिब्रिनोजन। डिफेंस मैकेनिज्म ग्लोबुलिन। सो ए का 2, बी का 3, हाँ, एंड सी का 1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, adult humans RBC are enucleated। enucleated मतलब no nucleus।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, क्यों नहीं होती उनमें न्यूक्लियस, ये पूछा गया है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही से इस चीज को जस्टिफाई कर रही है। They do not need to reproduce. They are somatic cells. They metabolize. All their internal space is available for the oxygen transport. तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इस बात का सबूत है, जो इस बात को जस्टिफाई कर रही है कि हाँ भाई इस रीजन की वजह से हमारे आरबीसी पे न्यूक्लियस नहीं होता। तो आपको भी पता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन का स्पेस बनाने के लिए ना तो आरबीसी पे न्यूक्लियस है, ना ही उस पे माइटोकॉन्ड्रिया है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट डी, यानी कि ओनली डी वाला, ऑप्शन नंबर 1, ओनली डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड्स टू लिवर फ्रॉम, लिवर पे एंड होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो लिवर पे एंड हो रहा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो आपको याद होगा फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है यहाँ पे, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन स्टमक दोनों लिखा है, आप स्टमक को क्लिक नहीं करोगे, यू हैव टू टिक ऑप्शन नंबर डी। अगर इंटेस्टाइन नहीं दिया होता तो आपकी प्रायोरिटी क्या चली जाती है, अपने आप ही स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, all the components of conducting system can generate an action potential for contraction of heart muscles, but SA node acts as the pacemaker because, सारे ही नोडल टिश्यू के सारे कंपोनेंट्स अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आप ऐसे नोड को पेसमेकर बोलते हो। क्यों बोलते हो, क्या रीजन है, यहाँ पे वो पूछा गया है। ऐसे नोड हैज लोअर इनहेरेंट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन, ये लोअर वर्ड गलत है भाई, 70 to 75 टाइम्स कर रहा है जो कि मैक्सिमम है, तो लोअर कैसे हो जाएगा। ऑल अदर कंपोनेंट्स कैन नॉट कंडक्ट, गलत। ओनली द ऐसे नोड इज ऑटो एक्साइटेबल एंड ऑटोरिथमिक, गलत। ऐसे नोड हैज हायर इनहेरेंट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन, सही। भाई सारे के सारे कर सकते हैं डीपोलराइज, लेकिन डीपोलराइजेशन यानी कि एक्शन पोटेंशियल का जो मैक्सिमम रेट है वो किसके पास है, ऐसे नोड के पास। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हार्ट as the action potential reaches AV node from SA node, there is a delay of action potential. जब भी SA node से सिग्नल, ये NCERT में नहीं है, है ना, थोड़ा सा दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है। जब भी सिग्नल SA node से AV node पे जाता है तो AV node पे थोड़ा सा डिले किया जाता है, ठीक है। तो ये डिले क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रीजन है, ध्यान से देखना। It allows right atrium to receive blood from vena cava. It allows atrium to rest. It allows stronger right atrial contraction. It allows ventricle to receive all the blood from the atrium. अब देखो ऐसा अगर होता कि झटके से चीजें हो जाती तो हो सकता है कि कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड अपने वेंट्रिकल को मिलता नहीं। अब आप थोड़ा सा उसको एम्प्टी करने के लिए टाइम दे रहे हो ना। अगर एवी नोड पे सिग्नल स्लो हो रहा है यानी कि ऐसे नोड से एवी नोड तक पहुंचता था तो कॉन्ट्रैक्शन होता था, अब एवी नोड पे डिले हो रहा है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन डिले हो रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का टाइम एनहांस हो रहा है। तो टाइम एनहांस होने की वजह से आपके वेंट्रिकल को पूरा ब्लड मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड, सीरम क्या होता था, सीरम में कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते थे। तो व्हाट इज सीरम, सीरम इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट लैक्स क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी इज, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसको आयोटा, कैरोटिड, पल्मोनरी वीन्स और वीना केवा के प्रेशर से कंपेयर किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ऐसे हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजती है किसको, लंग्स को, दोनों लंग्स के पास जाती है, और इसके पैरेलली एक तरफ चलती है हमारी कौन, आयोटा, जिसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में देने का। पल्मोनरी आर्टरी राइज करती है किससे, राइट वेंट्रिकल से, आयोटा राइज करती है किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब ध्यान से देखना, भले ही दोनों जो चैम्बर्स है वो साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्शन जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसको ब्लड को पूरी बॉडी को देना है। इसका काम क्या है, उठा के ब्लड लंग को दे दिया, तो लंग इतना ज्यादा दूर मतलब लोकेटेड नहीं है, इस वजह से इसको इतना एक्सर्ट नहीं करना होता प्रेशर। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि पल्मोनरी आर्टरीज का जो प्रेशर है वो कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू प्रेशर ऑफ आयोटा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, सेम एज आयोटा तो नहीं होगा। मोर देन कैरोटिड आर्टरी, अब कैरोटिड क्या होती है,
आपको पता है यहाँ से 3 ट्यूब्स निकलते हैं, ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक, सबक्लेवियन आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरीज। तो जो एओर्टा का प्रेशर होगा वही उनका प्रेशर होगा, तो कैरोटिड से ज्यादा भी नहीं होगा। मोर देन पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स ओपन कर दिया लेफ्ट एट्रियम में। लंग्स थोड़ा ना उन्हें प्रेशर लगा के भेजता है, क्योंकि लंग्स का तो काम ही नहीं है कॉन्ट्रैक्शन करने का। तो यस, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर होगा वो पल्मोनरी वेन्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इन मैमेलियन आयोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, आयोटा के अंदर जो प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा होता है किस स्टेज पे? सिस्टोल, देखो डायस्टोल से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डायस्टोल से तो कुछ नहीं होगा, प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं होना है। सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, सिस्टोल ऑफ लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के सिस्टोल से केवल वॉल्व्स को, जो हमारी वो होती है बाइकस्पिड वॉल्व, उसको फर्क पड़ेगा। आयोटा का फर्क पड़वाना है तो प्रेशर नीड्स टू बी मोर इन योर लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ब्लड प्रेशर आयोटा में मैक्सिमम होगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है। लिम्फ इज इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, तो लिम्फ बच्चों कलरलेस होता है क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं आते। ब्लड इज इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट, सही है, बट मैं बाकी ऑप्शन भी तुम्हें थोड़ा बताना चाहती हूँ कि क्यों गलत है। प्लाज्मा इज इक्वल्स टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट्स, तो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स के बदले ऑल ब्लड सेल्स आता तो ये ठीक होता। एंड लास्ट स्टेटमेंट, सीरम इज इक्वल्स टू ब्लड प्लस फिब्रिनोजन, यहाँ पे प्लस का साइन गलत है, यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए था। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमारा जो सही आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन, आधे बच्चों को ये नहीं पता होगा व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस वर्ड का मतलब होता है बच्चों आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन। और आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ होती है? हमारी बोन मैरोज में। मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी लाइनर में ना बहुत जगह बता रखा है कि अगर ये हमारी कुत्ते वाली हड्डी है तो यहाँ पे बीच में जो बोन मैरो होता है ये होता है येलो वाला, है ना, और इसके साइड्स में ऊपर और नीचे वाला जो बोन मैरो होता है वो होता है रेड वाला, और रेड बोन मैरो में ही क्या होती है? हमारी इरिथ्रोपोइसिस। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है अगला सवाल, एक बार पढ़ते हैं। Which of the following animal has two separate circulatory pathways? दो separate circulatory pathway का मतलब ये जानना चाह रहा है कि 4 chamber heart होगा with complete double circulation। तो ये किस में होता है? केवल apes में और mammals में। तो आपको इन ऑप्शंस में से ढूंढना है कौन सा apes यहाँ पे mammals की कैटेगरी में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 lizard, lizard क्या है? reptile, whale मछली है, mammal है, whale is a mammal, shark मछली, pisces, frog amphibian। तो कौन सा बचा हमारे पास? ऑप्शन नंबर वी, दैट इज व्हेल। तो व्हेल के पास कंप्लीटली डिफरेंट सर्कुलेटरी जो नेटवर्क्स हैं, पाथवेज हैं, वो मौजूद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन अ पर्सन, टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर द कंफर्मेटरी एविडेंसेस? आपने किसी इंसान की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का कम लेवल देखा, तो आप किसको चेक करोगे फॉर द कंफर्मेशन? एल्ब्यूमिन का काम बच्चों ऑस्मोलैरिटी का होता है। हीमोसाइट्स क्या होते हैं? ब्लड सेल्स होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। सीरम ग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स का काम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स तुम्हारी एंटीबॉडीज ही है। दैट्स व्हाई यू विल सस्पेक्ट फॉर द प्रेजेंस और द लेवल ऑफ सीरम ग्लोबुलिन इन इट्स बॉडी। समझ में आई बात? तो आपको यहाँ पर सारे प्रोटीन्स का फंक्शन जानना चाहिए था, albumin osmolarity, fibrinogen clotting and globulins for your defense mechanism. So that's why option number C is the right answer. And let's move on to the next question. Doctors use stethoscope to hear the sounds produced during each cardiac cycle. The second sound is heard when. आपको ये भी पता होगा कि हमारी जो सेकेंड हर्ट साउंड है उसे हम बोलते हैं डब। तो बेसिकली जानना चाह रहे हैं डब कब प्रोड्यूस होती है। पहली बात तो लब और डब में से कोई भी हर्ट साउंड नहीं है जो किसी वॉल्व के खुलने से होगी, कोई भी हर्ट साउंड नहीं है जो किसी चैम्बर के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगी। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है वेंट्रिकल वॉल का वाइब्रेशन, बिल्कुल नहीं। उसके बाद एवी वॉल्स की ओपनिंग तो कभी भी नहीं होगी। अब दो ऑप्शंस बचते हैं,
AV valves receive signal from SA node, या फिर semilunar valves close down after the blood flows into vessels from the ventricles. डब साउंड हमेशा किसके बंद होने से आती है? सेमिलुनर वॉल्स के बंद होने से. तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर. थर्ड केस जो दे रखा है, इस केस से कोई वो नहीं आती, साउंड नहीं आती. साउंड हमेशा वॉल्व के बंद होने से आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो ईसीजी से रिलेटेड चौथे हम 5वां क्वेश्चन है इसी सीरीज में. आपको बताना है पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है. जो आपको पी वेव दिख रही है ये कौन सा इवेंट इंडिकेट करती है? एंड ऑफ सिस्टोल नहीं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रियम, इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन या फिर बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल. तो मैंने आपको बोला था जब भी सिस्टोल वर्ड आ जाए तो आपको आंख बंद करके उसको वेंट्रिकल सिस्टोल मानना है. जब तक एट्रियम नाम नहीं लिखेगा आप उस सिस्टोल को एट्रियल सिस्टोल नहीं मानोगे. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है और दोनों ही एट्रियम साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर केटायन इज. अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक नोट पॉइंट बताना चाहूंगी, आपकी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में यही चीज काम आएगी. ठीक है, बार बार इसमें कंफ्यूजन क्रिएट आपको नहीं करना है. दो कंडीशंस हैं, एक है इंट्रासेल्युलर और दूसरी कंडीशन है एक्स्ट्रा सेल्युलर. कभी भी एग्जामिनर किसी के बारे में भी पूछ सकता है. दोनों कंडीशंस में दो चीजें हैं, एक है तुम्हारी केटायन और एक है तुम्हारी एनायन. ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो इंट्रासेल्युलर अबंडेंट केटायन आपकी होती है के पॉजिटिव और एक्स्ट्रा सेल्युलर अबंडेंट केटायन आपकी होती है सोडियम आयन. ये चीज आपको याद आ रही होगी, हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जब हम सिग्नल का कंडक्शन पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था. इंट्रासेल्युलर अबंडेंट एनायन इज कॉल्ड फॉस्फेट आयन, सबसे ज्यादा अबंडेंट. और बाहर की कंडीशन में कौन होती है? क्लोराइड आयन, है ना. क्लोराइड शिफ्ट अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे. तो क्वेश्चन में पूछा है इंट्रासेल्युलर केटायन मोस्ट अबंडेंट, तो वो कौन हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 दैट इज योर पोटेशियम आयन. समझ में आया? तो आपको इस चीज को नहीं भूलना है, स्टार मार्क कर लो, इसको याद रखो और ये सारे चैप्टर्स में इक्विवेलेंटली एप्लीकेबल होगी. तो इसके साथ हमारे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के सारे नीट पीवाईक्यूज कवर अप हो गए हैं. आपका जो भी स्कोर आया प्लीज अप्रिशिएट योर स्कोर बाय राइटिंग देम इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड आल्सो अप्रिशिएट देम फॉर श्योर. और एनालाइज करो बच्चों कि आपकी जो प्रिपरेशन है फॉर द नीट 2025 वो कैसी चल रही है. So my future doctors, your bio wali ma'am wishes you all the very best. Keep working hard, stay blessed and all the best. Bye बच्चों.